मैं अपने सहयोगियों और हमको लगता है कि इसमें प्रथम सेमेस्टर के बच्चे ज़्यादा हैं, अन्य सेमेस्टर के भी बच्चों को संविधान दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। जब भी संविधान दिवस पर कुछ कहने के लिए कहा जाता है मुझे, तो मैं 25 नवंबर 1949 को डॉक्टर अंबेडकर के कोटेशन से शुरू करता हूं। 3 बजे का समय था सेंट्रल हॉल में। उन्होंने अंतिम भाषण में कहा कि संविधान आज कल सुबह भारतीयों को सौंप दिया जाएगा। हम गणतंत्र बन जाएंगे, कंप्लीटली ब्रिटिश रूल से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन अगर कोई संविधान में कमी रह जाती है, लोगों को ये लगता है कि कुछ कमियां इसमें हो गई, तो वो संविधान का दोष नहीं है। वो दोष होगा उस अथॉरिटी का जो उसके क्रियान्वयन करने की एजेंसी है। संविधान के प्रावधानों को लागू करने का काम जिन संस्थाओं का है, उसमें बैठे हुए लोग यदि सदिच्छा से, अच्छी नीयत से काम करेंगे, तो अगर कोई प्रावधान ऐसा है या कोई प्रावधान भूलवश छूट गया है, क्योंकि तो बहुत सारे प्रावधान 395 प्रोविजंस हैं, उसमें आर्टिकल्स हैं। हो सकता है किसी चीज का बहुत ध्यान न गया हो और हम 1949 में इस कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम कर रहे हैं। भविष्य में कोई ऐसी घटना घटित हो जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन वैक्यूम, वैक्यूम होने का मतलब साइलेंट। अगर कोई एजेंसी जो इसको क्रियान्वित करेगी, इसका अनुपालन करेगी, अगर वो एजेंसी अच्छे ढंग से काम कर रही है, तो संविधान आगे आने वाले हजारों वर्षों तक किसी भी तरह की विधिक समस्या के निस्तारण के लिए सक्षम रहेगा। इसी स्टेटमेंट को आगे बढ़ाते हुए पंडित नेहरू ने, क्योंकि ये सेंट्रल हॉल में कई बार मीटिंग में इस बात को उन्होंने कहा था, पंडित नेहरू ने कहा था कि हम एक चाहे जितना अच्छा संविधान बना ले, वो संविधान तभी एक अच्छा संविधान बनेगा यदि हम सोशल जस्टिस के पैमाने पर उसको कसेंगे और सोशल जस्टिस के रास्ते को हम ढूंढ पाएंगे। भारत आगे बढ़ेगा तो हम सभी आगे बढ़ेंगे, भारत कमजोर होगा तो हम सभी कमजोर होंगे। भारत किसी दिन ऐसा भी समय आए कि भारत मृतप्राय हो जाए तो हम लोगों का अस्तित्व मिट जाए। इसका तात्पर्य उनका यह था कि सोशल जस्टिस को प्राप्त करने के लिए हमने इस संविधान को गढ़ा है। और इसमें 200 साल पहले से हम ब्रिटिश गुलामी में थे। ऐसा नहीं है कि पहली बार हम आजाद हुए। हमारे कुछ रिपब्लिक बहुत पहले भी थे, लक्ष्मी गणराज्य। और वास्तव में संविधान नामक शब्द का प्रयोग महात्मा गांधी बार बार नहीं करते थे। केवल 1922 में उन्होंने एक शब्द कहा, और वो था कि किसी भी देश का संविधान उस देश की परंपरा, उस देश के आदर्श, उस देश की सभ्यता के आधार पर अगर बनाया जाएगा तो वो श्रेष्ठ हो। आप जानते हैं कि महात्मा गांधी किसी मीटिंग में नहीं थे, कोई मेंबर नहीं थे,
1922 में उन्होंने एक बात ये कह दिया, और कहने के बाद उनके साथ ही एक व्यक्ति रहते थे, श्री नारायण अग्रवाल। उन्होंने बाद में उनके लेक्चर्स को एक जगह कोडिफाई किया और उसका नाम है गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए फ्री इंडिया। इसको कम लोग जानते हैं। गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए फ्री इंडिया 1922 में लिखी गई। और लिखा किसने? श्री नारायण अग्रवाल ने। उसकी जो फॉरवर्डिंग है वो महात्मा गांधी ने लिखा, और बड़े, क्योंकि वो बिल्कुल संत थे, उन्होंने एक लाइन में कह दिया कि इस पुस्तक के अंदर जो बातें लिखी गई वो हमारे विचार से असंगत नहीं। देखो, बैरिस्टर थे, बिल्कुल निगेटिव अप्रोच से उस शब्द को उन्होंने कहा, लेकिन आपको उसको कैसे लेना है? पॉजिटिव लेना है। अगर उस समय वो पॉजिटिव कहते तो लोगों को लगता कि इन्होंने कह दिया होगा और अग्रवाल साहब ने इस पुस्तक को लिख दिया, लेकिन उन्होंने कहा नो, मिस्टर अग्रवाल ने जिन शब्दों का प्रयोग कॉन्स्टिट्यूशन, गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया में लिखा है, 66 पेज उसमें है। और आपको ताज्जुब होगा कि 1922 में उस फ्री इंडिया वाले बुक में 22 चैप्टर थे। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी 22 चैप्टर। नोट कर लो इसको, कहने फिर सामान्य रूप से ही नहीं मिलेगा। माने उस गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन में 22 चैप्टर, और हमने जब बनाया 1949 में तो उसमें भी 22 चैप्टर है। 66 पेज का वो कॉन्स्टिट्यूशन है। हो सकता है ऑनलाइन भी, मुझे तो नहीं लगता ऑनलाइन होगा वो, लेकिन कुछ मटेरियल को लिखा होगा तो मिल सकता है। गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया। उन्होंने कहा कि जो अंदर शब्द लिखे गए हैं वो हमारे विचारों से असंगत नहीं। वो किसी मीटिंग में नहीं गए संविधान सभा में, लेकिन केवल 3 बातें उनकी पूरी संविधान सभा के लोगों को याद थी। क्या? देश की सभ्यता, देश का आदर्श और देश की परंपरा। इन तीनों चीजों को ध्यान में रखकर अगर कोई संविधान हम बनाते हैं तो वो संविधान कैसा होगा? हम भारतीय लोगों का, हम उससे जुड़े रहेंगे। कल्याणकारी योजनाएं आप जानते हैं, इस देश में कल्याणकारी योजनाएं आज तक चल रही हैं। हाँ, बहुत सफल हम नहीं हो पाए हैं, लेकिन हम इस बात के लिए समर्थ नहीं है कि भारतीय संविधान के बारे में किसी भी तरह की टिप्पणी। ब्रेक फ्रॉम द पास्ट। जब भी किसी देश के लिए शब्द आता है तो उसका मतलब होता है एक नई शुरुआत करना। और हम 200 वर्षों से बिल्कुल पराधीन थे। अब भाई हम लोग तो उस समय नहीं थे, पढ़ते हैं, आप लोग भी पढ़िएगा तो देखिएगा कि क्या स्थिति हम लोगों की थी उस समय। महात्मा गांधी के वो विचार संविधान सभा में 289 मेंबरान का होना, 389 क्यों? 389 है कि 289? अब जो भी सदस्य संख्या हो उसको चेक कर लेना। मुझे लगता है कि 289 मेंबरान रहते थे और 292 शायद सेलेक्ट हुए थे, ऐसा कुछ। और वो सभी के सभी महात्मा गांधी के विचारों से बिल्कुल प्रभावित थे। और संविधान दिवस के दिन 4 व्यक्तियों को बिल्कुल सैल्यूट करना चाहिए। पहले मैं 2-4 वर्ष पहले कोई बात कहता था संविधान दिवस के बारे में तो उस व्यक्ति का नाम लगभग नगण्य हो जाता है, लेकिन आज की तारीख में नंबर 1 पर मैं खुद रखता हूं अपने रिसर्च के द्वारा, मिस्टर बी.एन. राव। बी.एन. राव के बारे में डॉक्टर अंबेडकर ने एक्नॉलेज किया था लास्ट में और कहा कि पूरे संविधान की जो ड्राफ्टिंग हुई है उसमें सबसे बड़ा रोल बी.एन. राव। डॉक्टर अंबेडकर स्वयं में एक कंप्लीट अथॉरिटी थे। पंडित नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल और 5वां नाम डॉक्टर राजेंद्र। ये केवल 5 व्यक्तियों के नाम विशेष रूप से, और उसमें तो अनगिनत थे, सबका नाम यहां नहीं लिया सकता।
लेकिन 5 नाम लेना भारतीय संविधान की रचना में सबसे महत्वपूर्ण है, और उसमें नंबर 1 पर अपने रिसर्चर के द्वारा मैं कहूंगा कि बी.एन. राव का नाम नंबर 1 पर लिया जाना चाहिए, जिसको खुद डॉक्टर अंबेडकर ने एक्नॉलेज किया कि बी.एन. राव को हमने 60 देशों में भेजा था वहां के संविधान की स्टडी करने के लिए, और उन्होंने स्टडी करने के बाद कुछ प्रावधान को लाए और अंत में हमको उन्होंने सौंप दिया कि किस प्रावधान को रखना है, किस प्रावधान को नहीं रखना है। ये कमेटी थी। सारे मेंबरान संविधान सभा के, क्योंकि वो पवित्र संस्था थी। हम आजादी की लड़ाई के बाद काफी दिनों बाद उस समय ब्रेक, इसलिए मैं कह रहा हूं उसको ब्रेक फ्रॉम द पास्ट, एक नई खुशहाली का समय था। हमारे पास ऑप्शन क्या था? हमारे पास ऑप्शन था कि हम एक डेमोक्रेसी को बनाएं, एक रिपब्लिक को बनाएं, और हमने बनाने का प्रयास भी किया। लेकिन एक क्वेश्चन मैं छोड़ जाऊंगा, बहुत समय भी नहीं है, एक कार्यक्रम में जाना भी है। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ जाऊंगा, उस पर सोचिएगा। संविधान तो लगभग देशों में है, क्या वहां की पब्लिक इन जनरल हमारे देश जैसे रहती है? संविधान तो बहुत देशों में है, रिपब्लिक भी बहुत देशों में है, कॉन्स्टिट्यूशन भी बहुत देशों में है, लेकिन वहां पर क्या हम जैसे रहते हैं? वहां पर भी लोग रहते हैं, ऐसा नहीं। हमने अपने संविधान में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दिया, तो वहीं पर लिमिटेशन भी नहीं दिया। अमेरिका में बिल ऑफ राइट्स में ऐसा नहीं, वहां पर केवल और केवल स्वतंत्रता दी, रिस्ट्रिक्शन के बारे में हमने नहीं लिखा। और उतना रिस्ट्रिक्शन लिखने के बाद भी हम कभी कभी अपनी सीमाओं का, अपनी मर्यादाओं के बाहर चले जाते, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। आप जॉर्डन की तरफ देखिए, आप टर्की की तरफ देखिए, आप यूरोप में, लैटिन अमेरिका में चले जाइए, बहुत सारे देश, रशिया, सोवियत संघ का भी अपना संविधान था, चाइना में भी अपना संविधान है, आपके बगल में आपका संविधान है, पड़ोसी देश में अमेरिका में भी संविधान है, हमसे पहले से है, 200 साल पुराना, उसको आइडियल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। लेकिन 6 जनवरी 2021 को जो घटना हुई वो बर्बाद करने वाली थी। एक प्रेसिडेंट के उकसावे पर उस देश का एस्टेब्लिश प्रेसिडेंट अपने समर्थकों को उकसाता है और पूरी संसद को घेर लिया है। हमारे यहाँ ऐसा कभी नहीं हुआ। हम तो 1950 में अपना संविधान लेकर आए, उनका 200 साल पुराना है, 1776 का है। एक से एक जुरिस्ट वहां हुए, एक से एक जजेज हुए जो कहते थे वी आर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, बट कॉन्स्टिट्यूशन इज व्हाट कोर्ट सेज इज इट। हम संविधान के अधीन रहते हैं कि संविधान वो है जो हम कहते हैं कि संविधान है। ऐसे ऐसे जजेस वहां रहे और हमने उस तरह के जजेस तो पैदा नहीं किए, लेकिन हमारे यहां भी कुछ जजेस ऐसे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के जो उस परंपरा को आगे बढ़ाए हैं। गोलकनाथ वशिष्ठा पंजाब और केशवानंद भारती के मामले में लगभग हमारी सुप्रीम कोर्ट का वही अप्रोच था कि वी आर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, बट कॉन्स्टिट्यूशन इज व्हाट कोर्ट सेज इज इट। संविधान एक कागजी प्रावधान है, उस कागजी प्रावधान में जीवंतता तभी आएगी जब जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, और उस जुडिशियल इंटरप्रिटेशन को कौन करेगा? हमारी जुडिशियरी करेगी, और जुडिशियरी भी तब करेगी जब इंडिपेंडेंस होगी, कंप्लीट इंडिपेंडेंस होगी। और अभी 15 दिन पहले हमारे सीजीआई ने कहा, वर्तमान सीजीआई ने, कि इंडिपेंडेंस केवल जरूरी नहीं है जुडिशियरी का, हमको एब्सोल्यूट इंडिपेंडेंस चाहिए, एब्सोल्यूट, अरे उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं होना चाहिए। लास्ट टार्ट शुरू हो गया है तो उसमें आएगा वो कॉन्सेप्ट आपका एब्सोल्यूट का, दूसरे सेंस में है वो लायबिलिटी का। पहले हमारे यहां जुडिशियरी इंडिपेंडेंस थी, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा भी इंडिपेंडेंस किया गया, लेकिन अब हमारे सीजीआई कहते हैं
कि हमको इंडिपेंडेंस ही केवल नहीं चाहिए, हमको एब्सोल्यूट इंडिपेंडेंस चाहिए। ये बहुत सही दिशा में हम चल रहे हैं। कार्यकाल उनका बहुत थोड़ा है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि जो जनता का विश्वास जुडिशियरी से धीरे धीरे खिसकने लगा, वो सम्मान फिर वापस पाने की उम्मीद पर। मैं बीच बीच में व्याख्यानों में इस बात को कहता, लगभग 10 वर्ष पहले से कहता कि विश्वसनीयता, न्यायपालिका की विश्वसनीयता पर जो प्रश्न चिन्ह लग रहा है वो ठीक नहीं है। लेकिन कई तरह के एक्सपर्ट हैं, कई विचारधाराओं के एक्सपर्ट हैं, वो कहते थे कि नहीं, वहां भी बहुत सारी चीजें, बहुत सब गड़बड़ हो गया। अरे गड़बड़ तो हर जगह है, जहां पर कम गड़बड़ है उसकी तारीफ होनी चाहिए। गड़बड़ तो हर जगह है, लेकिन जहां पर थोड़ी गुंजाइश है उसकी तारीफ होनी चाहिए। तो आज भी हमारी न्यायपालिका ऐसे जजेस के हाथों में सुरक्षित है कि वो पूरे देश की जनता के फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने में सक्षम है, और आज की तारीख में भी वो गार्जियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें कहीं कोई दो नहीं। संविधान देश का लाइफ लाइन है, वो बिल्कुल पवित्रतम ग्रंथों में एक है। व्यक्तिगत रूप से मैं उसको बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब, गीता और कुरान की स्थिति में रखता हूं। और लॉ स्टूडेंट के लिए तो वो सब कुछ है। आपके लिए तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल आपको कंठस्थ हो जाना चाहिए, परीक्षाओं के लिए भी और वैसे भी। एक कॉन्स्टिट्यूशन की बुक हमारे आपके बैग में हमेशा होनी चाहिए, हम लोग भी रखते हैं। और उसके प्रियम्बुल में जो हमने ब्रेक फ्रॉम द पास्ट के समय जो भी सपने देखे थे हमारे संविधान सभा के मेंबरान ने, वो पूरे सपनों की लिस्ट हमने बनाई। और प्रियम्बुल तो अब हम लीगल लैंग्वेज पढ़ाते थे, तुमको ये कहना पड़ेगा कि प्रियम्बुल इन लोगों को याद हो जाना चाहिए, इंग्लिश में या हिंदी में। प्रियम्बुल आपको रट लेना होगा, छोटे बच्चों की तरह से, एलकेजी के बच्चों की तरह से प्रियम्बुल को रट लेना होगा। वो जनगण मन बहुत महत्वपूर्ण है, वंदे मातरम बहुत महत्वपूर्ण है देश के लिए, लेकिन हमारे वैदिक विद्यार्थियों के लिए प्रियम्बुल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उससे कम महत्वपूर्ण है। इन शब्दों के साथ समय बिल्कुल कम है, नहीं तो हम लोग 1-1.5 घंटे सब लोग इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते, ज्ञान को मौका पड़ता, लेकिन कई कार्यक्रम लगे हुए हैं। हाँ, एक सूचना भी दे दूं, आप लोगों के फॉर्म पर साइन हो गए हैं,